हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजी, सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज जो है मैंने इसे टॉपिक वाइज लेकर के आया हुआ है। जैसे कि मान लो सॉइल है तो सॉइल का एक टॉपिक, उसमें जो है सॉइल कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कोई भी हो तो उसका मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और फिर उस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा यहाँ पे पहला, यहाँ पे जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन क्या है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो भारत का पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल, तो यही एलुवियल सॉइल जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा जो है भारत में पाया जाता है। ठीक है। और देखो भाई, एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि ICAR के तहत जो है ना 8 टाइप के मिट्टी हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मिट्टी के 8 टाइप बताए हैं। कितना टाइप बताया है मिट्टी का, तो 8 टाइप। इसके अकॉर्डिंग मिट्टी के 8 टाइप हैं। कौन कौन टाइप है, तो पहला टाइप तो याद रख लीजिएगा, जो है जलोढ़ मिट्टी है। पहला टाइप है क्या, जलोढ़। तो जलोढ़, तो जलोढ़ के बारे में आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जलोढ़ के बारे में। तो पहले आप लोग ध्यान रख लेना कि सबसे ज्यादा जो है यही मिट्टी पाया जाता है भारत में, सर्वाधिक क्षेत्र पर यही मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी यही है। सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे कि जलोढ़ भी 2 टाइप के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं खादर और एक होते हैं बांगर। खादर और बांगर, खादर और बांगर, खादर और बांगर। खादर और बांगर से क्या याद रखेंगे, खादर जो होते हैं वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, न्यू एलुवियल सॉइल। खादर क्या है, तो नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी है खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर। की क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बांगर है। ओके। और खादर जो है भाई, ये जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। एंड बांगर जो है ये कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है। ठीक है। तो खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ एंड बांगर जो है कम उपजाऊ होता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। बांगर जो है रबी फसल के लिए अच्छा है, रबी फसल जो होता है उसके लिए बांगर मिट्टी अच्छा है। और खादर जो है ये खरीफ फसल के लिए अच्छा है, खरीफ फसल के लिए आपका खादर मिट्टी अच्छा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो आप लोग, कौन सा दूसरा मिट्टी आप लोग याद रख लेना, काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी, तो काली आगे डिस्कस कर दूंगा आपसे। दूसरा याद रख लो आप लोग, एक लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी होता है भाई, लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी जो है रबर और कॉफी के लिए सबसे अच्छा है। लाल मिट्टी जो है रबर और कॉफी प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है, रबर एंड कॉफी प्रोडक्शन के लिए जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। और लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो देखो इसमें एक याद रख लेना आप लोग क्या क्या, तो लाल मिट्टी का जो वितरण होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसको याद रख लेना आप लोग, कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद महाराष्ट्र भी याद रख लोगे और छत्तीसगढ़ भी याद रख लोगे, छत्तीसगढ़। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ आप लोगों को लाल मिट्टी से याद रख लेना है, ये सब एरिया में लाल मिट्टी पाया जाता है। फोर्थ आप लोग याद रख लेना, या थर्ड इसको कह सकते हो, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में सुन लो आप लोग, आप पॉइंट देखो भाई। लेटेराइट मिट्टी जो है ना, ये अधिक वर्षा वाला जगह में पाया जाता है, अधिक वर्षा वाला जगह में, अधिक वर्षा वाला जगह में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले जगह में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। और इस लेटेराइट मिट्टी से जो है ईंट बनाया जाता है, ईंट ब्रिक जो होता है, ईंट बनाई जाती है लेटेराइट मिट्टी से, ईंट बनाई जाती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईंट कौन सा मिट्टी से बनाया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी से। और देखो लेटेराइट मिट्टी जो है ना, ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता है, कृषि के लिए जो है भाई ये अच्छा नहीं है। लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अच्छा नहीं है। और इसमें जो है काजू का खेती करा जाता है, काजू का खेती। ठीक है। तो काजू का खेती किसमें, तो पूछ लेगा आपसे काजू की खेती किसमें करी जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी में काजू की
खेती करी जाती है। और लेटेराइट मिट्टी में जो है लीचिंग प्रोसेस होता है, मतलब निच्छालन की प्रक्रिया। तो लीचिंग प्रोसेस आपसे पूछ लेगा कि लीचिंग का प्रोसेस किस मिट्टी में होता है, निच्छालन की प्रक्रिया किस मिट्टी में होता है। तो लेटेराइट मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है। और ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, तो देख लो इसमें याद रख लेना, केरल केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश याद रख लेना। केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तो लेटेराइट से आप लोग इतना बात ध्यान में रख लोगे। आगे चलो, मैं और भी मिट्टी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो रेगुर मिट्टी, अब देखो ब्लैक सॉइल का यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जिसे कहते हो, इसे आप लोग फोर्थ में ले लो, ठीक ना। ब्लैक सॉइल के बारे में देख लो। पहली बात तो याद रख लेना कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसे ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जोताई वाली मिट्टी। तो स्वतः जोताई वाली मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। इसमें जो है ना काली कपास वाली मिट्टी कहा जाता है, कपास वाली मिट्टी, कपास वाली मिट्टी। तो काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है कपास का प्रोडक्शन भाई ज्यादा होता है, ठीक है। कपास का प्रोडक्शन जो इसमें ज्यादा होता है, इसलिए काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये देखो काली मिट्टी जो है ना, ये शुष्क खेती के लिए अच्छा होता है, शुष्क खेती के लिए अच्छा होता है, ठीक है। शुष्क खेती, शुष्क खेती के लिए जो है इसे बेस्ट माना जाता है, शुष्क खेती के लिए इसे बेस्ट माना जाता है भाई, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी चट्टान के कारण हुआ है, इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखोगे। और इसका जो है जल धारण क्षमता, इसका जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सबसे ज्यादा है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आपसे पूछ लेगा किस मिट्टी का जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो ब्लैक सॉइल का है, कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसका है, तो ब्लैक सॉइल का है। इस बात को ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। अब फिफ्थ में आप लोग याद रख लोगे डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल या फिर जिसे कहते हो आप लोग मरुस्थलीय मृदा, तो भाई इसे रेतीली मृदा भी कहा जाता है। डेजर्ट सॉइल या फिर मरुस्थलीय मृदा को रेतीली मृदा भी कहा जाता है, ओके। और ये मोटा अनाज के लिए बेस्ट होता है, मोटा अनाज के लिए क्या होगा, बेस्ट हो जाएगा। डेजर्ट सॉइल जो है, रेतीली मृदा, ये मोटा अनाज के लिए बेस्ट होता है। मोटा अनाज में क्या क्या आ गया, जैसे कि आप लोगों का ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब क्या हुआ, ये सब हो गया आपका मोटा अनाज। तो ये सब के लिए बेस्ट माना जाता है डेजर्ट सॉइल को। और ये डेजर्ट सॉइल पाया कहाँ कहाँ जाता है भाई, तो ये देख लो। पहले तो राजस्थान आप लोग याद रख लेना, राजस्थान, गुजरात याद रख लो, गुजरात, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद हरियाणा याद रख लो, हरियाणा। और पंजाब याद रख लो, पंजाब। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये सब में जो है डेजर्ट सॉइल पाया जाता है। अब एक आप लोग याद रख लेना भाई, 6 नंबर में शेलाइन, जिसे कि लवणीय मृदा कहा जाता है, लवणीय मृदा मृदा, ठीक है। तो लवणीय मृदा को कहा जाता है रे और केलर भी, इसे कहा जाता है रे एंड केलर भी कहा जाता है, रे एंड केलर भी कहा जाता है, रे और केलर भी कहा जाता है इसे। और ये क्या है, एक क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी जो है एक क्षारीय मिट्टी है। और ये जो है भाई, ये डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है, डेल्टा क्षेत्र में, या फिर पश्चिमी घाट में भी कह सकते हो आप लोग। डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है और पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है। तो लवण्य मृदा कहाँ, तो डेल्टा के क्षेत्र में और पश्चिमी घाट में लवण्य मृदा पाया जाता है। दूसरा आप लोग याद रख लेना पीट सॉइल, पीट सॉइल जो है भाई, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। और ये पीट सॉइल जो है दलदली क्षेत्र में, मार्शी रीजन जो होता है उसमें पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में, मतलब कि मार्शी रीजन जो दलदल का क्षेत्र होता है उसमें जो है पीट सॉइल पाया जाता है। पीट को केरल में काड़ी कहा जाता है, केरल में क्या कहते हैं पीट सॉइल को, तो केरल में भाई इसे काड़ी कहा जाता है, ठीक है। पीट को केरल में काड़ी के नाम से जाना जाता है, ओके। ये देखो पीट जो है एक अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, पीट जो है एक अम्लीय मिट्टी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। 7 और 8 में आप लोग एक याद रख लो भाई, वो होता है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, जिसे माउंटेन सॉइल कहा जाता है, माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा एक 8 नंबर में आप लोग याद रख लेना। और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है, इसमें जो ह्यूमस होता है भाई, ह्यूमस जो होता है वो अधिक होता है, इस बात को ध्यान में रख लेना है आपको। तो देखो मैंने जितने भी यहाँ आपको सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं,
जितना भी करा दिया वो आपके लिए बेनिफिशियल है, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। इतना कर लेते हो आपका सोयल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सोयल से अब इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। सोयल से मिलेगा अगर क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि सोयल मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया है। सोयल अब इससे बाहर नहीं जाने वाला है भाई, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। सोयल मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा रखा है, इसलिए सोयल का क्वेश्चन अब कहीं से नहीं देखना है, इतना कर लीजिए आपका कंप्लीट है सोयल, ठीक है। तो एक टॉपिक आज आपका खत्म हो गया। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मतलब काली मिट्टी, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, मिट्टी का लाल रंग किसके वजह से होता है? तो आयरन के ऑक्साइड, तो भाई यही है, मिट्टी का लाल रंग जो है आयरन के ऑक्साइड के वजह से होता है, और फेरिक ऑक्साइड के वजह से पीला रंग होता है। मिट्टी का जो येलो रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के वजह से होता है, इसको ध्यान में रख लोगे आप लोग। नेक्स्ट, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? देखो, मृदा की उर्वरता अगर मान लो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाना है तो उसमें कौन सा फसल उगाया जाएगा? दलहनी फसल, झाड़ियां, खरीफ फसल, रबी फसल, तो भाई उसमें दलहनी फसल जो होते हैं वो उगाया जाएगा, जिससे जो है उसका फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए उसमें दलहनी फसल उगाया जाता है। नेक्स्ट, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो अम्लीय मिट्टी में जो है ना, अम्लीय मिट्टी में चूना, तो यही चूना मिलाया जाता है, अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाया जाता है उसे कृषि योग्य बनाने के लिए। या मान लो क्या कोई मिट्टी अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया ज्यादा, तो उसमें जो है चूना मिलाकर उसे जो है क्षारीय मतलब बेसिक बनाया जाता है, ठीक ना। तो जिसके वजह से वो फर्टाइल हो जाता है और फिर वहां पे आप जो है अपना एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन जिसे सॉइल इरोजन आप कहते हो, तो सॉइल इरोजन को आप कैसे रोक सकते हो? वनारोपण द्वारा, तो बिल्कुल भाई ये करेक्ट है, वनारोपण, वन को रोककर आप जंगल लगाकर जो है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोक सकते हो। वन को काटकर नहीं, नदी को खोलकर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वनारोपण, वन लगाकर आप लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? अब देखो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात हुई है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है। और जो ये मौलिक कर्तव्य भाई ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से? तो रूस के संविधान से लिया गया है, मतलब USSR के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है। और मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पे जोड़ा गया संविधान में? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और अभी जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं भाई? तो टोटल मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं अभी, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर भाग 4 की अगर बात कर लो, तो भाग 4 में DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व आ जाते हैं, ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग 3 में जो है भाई वो मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट आ जाता है, फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 में आ जाता है। और भाग 2 में जो है वो नागरिकता आ जाएगा आपका, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। तो भाग 2 में नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो भाग 2 में आता है, इतना आप लोग ध्यान में रख लियो। चलो आगे देख लेता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य किन के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और देखिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो देखो भाई एक तो याद रख लेना, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा जो है 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया। और उसके बाद याद रख लीजिएगा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन 2002 द्वारा जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो दो बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां जो है मौलिक कर्तव्य
जोड़ा गया है आपके संविधान में। ओके, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। और कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो रूस से लिया गया है। और भाई इसमें भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य आ जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो मौलिक कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्ग में रखते हैं? नैतिक कर्तव्य, तो बिल्कुल करेक्ट है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। तो भाई तो मूल कर्तव्य को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य एंड नागरिक कर्तव्य के वर्गों में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट। संविधान के 10वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाई। और ये कब? 1976 में। और 11वां मौलिक कर्तव्य को 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर को क्या बनाया गया था भाई? वैधानिक अधिकार बनाया गया था। मौलिक अधिकार से हटाकर जो है वैधानिक अधिकार बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, जैव विविधता का क्या अर्थ है? निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, तो बिल्कुल यही होने वाला है। जैव विविधता का अर्थ होता है भाई कि एक जो निर्धारित क्षेत्र होता है, एक जो एरिया है, मतलब फिक्स्ड एरिया है, उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ही जैव विविधता कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो मतलब एक एरिया में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ के एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हो जाते हैं उन्हें ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो देखो जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या, तो भाई 36 तो बिल्कुल करेक्ट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 36 है। अगर विश्व में पूछ ले तो 36, अगर भारत में पूछ ले कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या जो है भारत में कितना है, तो भारत में 4 है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन सा है? तो पहले याद रख लेना, एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। उसके बाद याद रख लेना इंडो बर्मा क्षेत्र। थर्ड याद रख लेना सुंडा लैंड। एंड फोर्थ याद रख लेना पूर्वी हिमालय। तो जैव विविधता कितने हैं? तो 36 है टोटल, और भारत में 4 है, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड एंड पूर्वी हिमालय। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम अगर पूछ ले कि कब पारित किया गया है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002, 1980, 1986, तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। और 1980 में याद रख लीजिएगा वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम आपसे पूछ लेगा कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2002 में 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत का पहला जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, तो भाई यही कच्छ की खाड़ी में भारत का पहला जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है आपका। लद्दाख से क्या याद रख लीजिएगा आप लोग? लद्दाख से जो है ना आप लोग याद रख लेना भाई कि जो वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में है। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। ओके, नेक्स्ट। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो डाचीगाम भाई तो जम्मू कश्मीर, यही जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट है। और डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल मृग के लिए जो है ये मेनली ये है, ठीक ना। तो हंगुल मृग के लिए यहाँ पर हंगुल मृग का जो है आपको रखा जाता है इस डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में, और ये जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख से जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान याद रख लीजिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश से याद रख लीजिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग उत्तर प्रदेश से याद रख लेना। एंड झारखंड से याद रख लेना बेटला राष्ट्रीय उद्यान, क्या? बेटला
बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड से, याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा जो नाइट्रोजन को, अमोनियम, तो बिल्कुल अमोनियम के रूप में धान का पौधा नाइट्रोजन को जो है ग्रहण करता है भाई। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर आपका क्या आ गया, ये आ गया आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री, ये देखिए आपका, मैं बताता हूं कहाँ क्या क्या था। ये देखिए आपका, ये देखिए जैव विविधता, ये आपका किसका है? ईवीएस का क्वेश्चन है, जैव विविधता, ये यहाँ ईवीएस का क्वेश्चन है। और ये देखो यहाँ पर ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। और यहाँ पर मैंने जो है मूल कर्तव्य कंप्लीट कराया है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। मौलिक कर्तव्य, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका ईवीएस का जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया है। और अब इसके बाद आप लोग देख लो यहाँ पर, ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। तो अब हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लो आप लोग। भारत राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया? तो देखो पहले जो है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नाम था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहले नाम था। तो भारतीय राष्ट्र संघ का नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किसने, किसके सुझाव पर किया गया? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा गया था, ठीक है। देखो 1885 के अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। 1885 के अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 प्रस्ताव पारित होने के बाद एक प्रस्ताव ये पारित किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। ये दादा भाई नौरोजी ने बात कहा था। और जो है फिर उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले से याद रख लेना आप लोग कि ये जो गोपाल कृष्ण जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु, गांधी के राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर थे, राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष भी रहे हैं। बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर महात्मा गांधी की बात हुई है, तो महात्मा गांधी से आप लोग एक बात याद रख लेना, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948। अच्छा, महात्मा गांधी भारत कब आए थे? भारत जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को फाइनली तरह से गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। ओके, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, वो कौन सा था बताइए तो आप लोग। तो गांधी जी जो थे एकमात्र जो है कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कौन सा अधिवेशन था, कोई बता सकता है? तो देखो भाई वो था बेलग्राम अधिवेशन। जो बेलग्राम अधिवेशन था, बेलग्राम अधिवेशन या बेलगांव जिसे कहते हैं, तो बेलग्राम अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसका महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन। और ये अधिवेशन हुआ कब था? तो 1924 में हुआ था, 1924 में, ठीक है। अच्छा, और महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो 1901 के अधिवेशन में, 1901 का अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी पहली बार जो है शामिल हुए थे। 1901 का अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए थे और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे एडल्फी वाचा कर रहे थे। एडल्फी वाचा, एडल्फी
वाचा। और 1901 का अधिवेशन जो है कोलकाता अधिवेशन था। शायद मैं सही हूं तो आप लोग कमेंट करना। कोलकाता अधिवेशन ही है जहां तक मुझे याद है कि 1901 का अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता एडल्फी वाचा कर रहे थे और महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। बट अगर पूछ ले कि अध्यक्षता पहली बार किस अधिवेशन का किए हैं, तो बेलग्राम अधिवेशन का पहली बार महात्मा गांधी अध्यक्षता किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आजादी के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हो जाते हैं भाई। जेबी कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष थे आपके। और राजेंद्र प्रसाद से ये याद रख लेना, राजेंद्र प्रसाद की ये जो आपके त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इसमें मेनली त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ क्या था। त्रिपुरी अधिवेशन में जो एक तरफ से पट्टाभी सीतारामैया थे और एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस थे। पट्टाभी सीतारामैया थे, सीतारामैया, और एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस थे। और पट्टाभी सीतारामैया को जो था महात्मा गांधी का सपोर्ट था। ठीक है, लेकिन जब ये आपके अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारामैया जो है हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। इसलिए जो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, मेरा हार है। और इसी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस आपके त्रिपुरी अधिवेशन से रिजाइन कर देते हैं अध्यक्ष पद से, और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को वहां का जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। वल्लभ भाई पटेल से आप लोग याद रख लेना कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन जो है वल्लभ भाई पटेल 1931 में हुआ था ये अधिवेशन। और इसी में जो है मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था। मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था, मूल अधिकार का प्रस्ताव। तो मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है कराची अधिवेशन में पेश किया गया था 1931 में। वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता करी है इसकी। ठीक है, अगर रास बिहारी बोस का बात हो जाए तो भाई देखो ये 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन का रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता करा था। और यहाँ पर कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। कांग्रेस का फर्स्ट विभाजन जो हुआ था ये 1907 के अधिवेशन में हुआ था। तो आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, तो 1907 के अधिवेशन में हुआ था। और इसमें जो है कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में टूट गया था। गरम दल और नरम दल में टूट गया था। ठीक है, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस टूट गया था। तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ है, जहां के अध्यक्षता कौन थे? रास बिहारी बोस। ओके, नेक्स्ट। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। 1908 में करा गया था। ठीक है, देखो मेनली इसमें ध्यान में रख लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए किंग्स फोर्ट को जो है ना मुजफ्फरपुर का जो है जज बनाकर भेजा गया था। ठीक है, तो जब जज बनाकर भेजा गया तो वहां पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है इनके गाड़ी के ऊपर बम फेंक देते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है किंग्स फोर्ट के गाड़ी के ऊपर बम फेंक देते हैं। बट किंग्स फोर्ट क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। लेकिन किंग्स फोर्ट की पत्नी और बच्चा जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो है प्रफुल्ल चाकी को मतलब प्रफुल्ल चाकी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो है डर से सुसाइड कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो है सुसाइड कर लेते हैं पुलिस के डर से। ठीक है, और आपके जो खुदीराम बोस हो जाते हैं, खुदीराम बोस ये जो है मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दिया जाता है, फांसी। तो खुदीराम बोस को 1 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दिया जाता है मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन सम्मिलित थे, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी डर से सुसाइड कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था 1 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। कहां पर? तो मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में। कहां पर? तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दिया गया था। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट।
अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखो, अनुशीलन समिति का संस्थापक अगर बोल दें तो अनुशीलन समिति के संस्थापक आपके थे प्रमथ मित्रा, जिसे पी मित्रा कहते हो, तो ये प्रमथ मित्रा हो जाते हैं, प्रमथ मित्रा अनुशीलन समिति। ठीक है। अगर विनायक दामोदर सावरकर की बात हुई है तो इससे याद रख लेना आप लोग अभिनव भारत, अभिनव भारत या मित्र मेला। ठीक है। अभिनव भारत के संस्थापक, या फिर आप इसे मित्र मेला भी कह सकते हो, मित्र मेला ही जाकर बाद में जो है अभिनव भारत बना था, मित्र मेला। तो मित्र मेला या अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। मास्टर सूर्य सेन से याद रख लेना चटगांव शास्त्रागार। ठीक है। चटगांव शास्त्रागार का लूट। ठीक है। तो चटगांव शास्त्रागार का लूट से संबंधित है मास्टर सूर्य सेन। चटगांव शास्त्रागार लूट से संबंधित है मास्टर सूर्य सेन। और खुदीराम बोस से याद रख लेना भाई आप लोग कि सबसे कम आयु में जो है शहीद होने वाले। ठीक है। तो सबसे कम आयु में यही शहीद हुए थे, कम आयु में शहीद होने वाले, आयु में शहीद होने वाले। ठीक है। क्रांतिकारी। तो सबसे कम आयु में शहीद होने वाले कौन थे? तो खुदीराम बोस। ठीक है। सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम। तो देखो, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी किस मुस्लिम को सबसे पहले मिला है, बताओ। अशफाक उल्लाह खां। तो बिल्कुल करेक्ट यही है, सबसे पहले जो है मुस्लिम में जो है अशफाक उल्लाह खां को ही फांसी दिया गया था स्वतंत्रता के मैटर पे। बतख मियाँ अगर बात कर लो तो बतख मियाँ जो है ये महात्मा गांधी को इन्होंने बचाया था। इरविन जब 1917 के चंपारण में जब इरविन ने जब महात्मा गांधी को जहर खाने में जहर दे दिया तो बतख मियाँ ने ही बचाया था। तो महात्मा गांधी को बचाया, महात्मा गांधी को बचाया। ये आपका 1917 के चंपारण के टाइम का बात हो गया। ठीक है। महात्मा गांधी को बचाया जब इरविन जो है महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद को इनवाइट किए थे अपने घर खाने के लिए, और उसने जो है बतख मियाँ को कहा था कि तुम महात्मा गांधी को जहर मिला के दे दो दूध में, और बतख मियाँ जहर मिला के दूध में दे दिए थे। बट राजेंद्र प्रसाद के कान में कह दिए कि दूध में जहर मिला हुआ है, और राजेंद्र प्रसाद जो है अपने केहूनी से मारकर दूध को गिरा दिए थे, और जिस वजह से महात्मा गांधी का जान बच गया था। तो बतख मियाँ जो है महात्मा गांधी का जान बचाए थे। ठीक है। रहमतुल्लाह शैयानी जो हो जाते हैं ये द्वितीय सेकेंड जो हो जाते हैं मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं, सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सेकेंड जो मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछ लें तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी हैं भाई। ठीक है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह शैयानी। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो अरविंदो घोष, तो यही करेक्ट है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष ने प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी से तो यार मैंने बता दिया है, एक ऐसे याद रख लो आप लोग, हरिजन पत्रिका याद रख लो। इनका 2 आश्रम था जो कि साउथ अफ्रीका में था, 2 आश्रम था जो कि साउथ अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका में था। कौन कौन? तो एक याद रख लेना फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म, और एक याद रख लेना टॉल्स्टॉय आश्रम, टॉय आश्रम। ठीक ना, टॉल्स्टॉय आश्रम। जवाहरलाल नेहरू से याद क्या रख लेना है आपको? तो जवाहरलाल नेहरू से याद रख लीजिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रख लीजिएगा आप लोग। और पिता के पत्र पुत्री के नाम याद रख लीजिएगा, और फेजपुर अधिवेशन याद रख लीजिएगा, फेजपुर अधिवेशन, फेजपुर अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में किया गया था, फेजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने उसका अध्यक्षता करा था। और फेजपुर अधिवेशन को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। तो फेजपुर अधिवेशन को दिमाग में आप लोग सेट करके रखना है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि दे दे आपको। ठीक है। और फेजपुर अधिवेशन हुआ कब था? तो 1937 में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ओके। नेक्स्ट, अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और देखो मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करा रखा है, तो आप लोग कंप्लीट सेशन को जरूर देखना, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ। अच्छा, और एक बात और ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा कि अभी देख लो, कल ही एक सम्राट चौधरी जो बिहार के जो डिप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने जो कहा है कि 80,000 जो है, 80,000 जो है आपके वैकेंसी जो है TRE-4 में देखा जाएगा। तो ध्यान में रखना, TRE-4 आने वाला है, TRE-4 आने वाला है।
जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कह दिया है कि TRE 4 आएगा, 80,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है, तो अपनी प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।